हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 11 के वन शार्ट की। ठीक है, और आपका जो चैप्टर है वो है त्रिविमीय ज्यामिति। और आज से ही हम इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आपका जो नया चैप्टर है, ठीक है, इस नए चैप्टर की आज से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का जो क्लास है वो पार्ट 1 है। ठीक है, आज की जितने भी एक एक अंक वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक एक अंक वाले क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और प्रयास करेंगे कि दो दो अंक वाले ही भी आज हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया कि यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश तथा 30 अंश का कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए 2017 में, 18 में, 19 में पूछा गया प्रश्न है, यानी बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो देखिए हमें ये कोण दिए गए हैं, हमें ये 3 कोण दिए गए हैं, वो भी एक्स वाई और जेड अक्षों के साथ धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः कोण बना रही है। क्या है? एक रेखा है। आपको पता है कि ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष और ये होता है जेड अक्ष। एक कोई रेखा है रैंडम, जो इस प्रकार से, मान लीजिए कि इस प्रकार से जा रही, किस प्रकार से उसको खींचे, मान लीजिए इस प्रकार से रैंडम एक हम कोई रेखा मान लेते हैं कि एक कोई रेखा है। ठीक है, जो एक्स अक्ष के साथ, ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही, मान लेते हैं कि अल्फा है, जो कि कितना है 19 डिग्री। वैसे ये 19 डिग्री ज्यादा है, हम मान लेते हैं रैंडम कैसे बना दें, पता है किस प्रकार बना दें। इस प्रकार बना रहे हैं तो 19 डिग्री कम हो रहा, ऐसे बना रहे हैं तो 19 डिग्री ज्यादा हो रहा, इस प्रकार से बना रहे हैं तो फिर जेड अक्ष के समांतर हो जाएगा, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष के साथ अल्फा 19 डिग्री का कोण बना रही है और वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है, जो कि कितना है 60 अंश है। ठीक है, और जेड अक्ष के साथ मान लेते हैं कि गामा 30 अंश का कोण वो रेखा बना रही है। ठीक है, तो हमारे जो दिक् कोसाइन होती है वो हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? प्रदर्शित करते हैं एल से, एम और एन से। इनके फार्मूले होते हैं एल कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा और एन बराबर कास गामा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कास अल्फा की वैल्यू 19 डिग्री, जो कि कास 90 की वैल्यू कितना हो जाता है? कास 90 का मान 0। ठीक है, उसके बाद कास बीटा कितना 60 अंश, और कास 60 की वैल्यू होती है 1/2, कास गामा कितना 30 अंश, और कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। यही है आपके क्या? दिक् कोसाइन। उम्मीद है बच्चों की पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे के क्वेश्चन। तो देखिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि दो बिंदुओं, अब यहां पर एक बिंदु ये दिया गया है और एक बिंदु ये दिया गया, को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस बिंदु को मान लेते हैं कि बिंदु हमारा ए है, जो कि है -2, -4 और -5, और बिंदु बी है, ये है 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा निकाल लेते हैं। रेखा किस प्रकार की होगी? ये जो बिंदु दिया गया है ना, इसे हम ओ बी वेक्टर कह सकते हैं, जो कि हो जाएगा -2i प्लस का 4j, -5k
और इसे हम कह सकते हैं कि ये ओबी वेक्टर है। ओबी वेक्टर क्या होता है, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। हमें पहले रेखा निकालनी, रेखा क्या हो जाएगी, ए बी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी अब एक बिंदु मान लीजिए ये है, अब एक बिंदु ये है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसको मिलाने वाली रेखा हमें क्या ज्ञात करना होगा, ए बी ही तो ज्ञात करेंगे, और इसी की दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। ओ बी वेक्टर ये रहा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप माइनस ओ ए वेक्टर ये रहा। अब इसके अंदर इस माइनस को हम कोष्टक हटा देते हैं, तो ये वाला माइनस इसके अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आई कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। यानी यहां से हमें ए बी वेक्टर बराबर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 2 1 3 आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 8k कैप, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, दिक् को साइन। तो लिखेंगे, देखिए हमें इस मॉड ए की भी जरूरत पड़ेगी, मॉड ए बी की जरूरत पड़ेगी, तो उसे हम इसी समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा, 64 4 68, 68 में हम 9 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 68 में 9 जोड़ देंगे 68, और 10 कितना होता है, 68 10 78, एक घटा देंगे 77, अंडर रूट 77, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी दिक् को साइन निकालना है। तो लिखेंगे ए बी वेक्टर की दिक् को साइन, दिक् को साइन, दिक् को साइन क्या होता है, फार्मूला, फार्मूला होता है एल एम एन, ए बटे अंडर रूट सॉरी ए बटे ए बी वेक्टर का मॉड, बी बटे ए बी वेक्टर का मॉड, सी बटे ए बी वेक्टर का मॉड। अब ये ए क्या है, ये ए, ये बी, ये सी, तो ए हो जाएगा आपका 3 बटे अंडर रूट 77, और बी है ये माइनस का 2 बटे अंडर रूट 77, और सी ये रहा 8 बटे अंडर रूट 77। तो ये है आपकी दिक् को साइन, ठीक है। ऐसा तब करना है जब हमें दो बिंदु दिया हो। वैसे तो इसका और भी एक तरीका है कि हम क्या करते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु को घटा के हम दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात निकाल के इन दोनों के बीच की दूरी का इसी तरह से भाग दे लेते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यदि आप चाहें तो उसका फार्मूला आपको हम लिख देते हैं, ये होता है x2 माइनस x1 अपान ए बी, ठीक है, ए बी वेक्टर का मॉड, और y2 माइनस y1 बटे ए बी वेक्टर का मॉड, और उसके बाद z2 माइनस z1 अपान ए बी वेक्टर का मॉड। ये आप फार्मूला लगाएंगे तो भी यही आंसर घूम के आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप के समांतर है। यानी हमें यहां पर एक बिंदु दिया गया है और एक सदिश दे दिया गया, कहा उसके समांतर एक सदिश हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमें बिंदु दिया गया है ना, उसे हम मान लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप 3k कैप, और इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। और रेखा का जो समीकरण होता है उसका फार्मूला आपको पता है। रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर, ये फार्मूला होता है। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर आपका ये रहा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेम्डा बी वेक्टर आपका ये रहा 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, ये है आपका समीकरण। यदि यहां पर कार्तीय समीकरण कहता है ना, कार्तीय समीकरण के रूप में लिखिए, तो हम इसे थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करके कार्तीय रूप में इसको बना देते। आगे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जो कि 5 अंक वाले क्वेश्चन में होगा। ठीक है, वैसे तो 1 अंक वाले प्रश्न है, तो वहां यहाँ पर इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, छोटे से क्वेश्चन देगा। इतना छोटा सा देख लीजिए, मात्र 2 से 3 लाइन का था, 1 अंक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में कुछ खास है। खास ये है, आप देख सकते हैं कि 2018 में ये क्वेश्चन आया, 2014-23 में ये क्वेश्चन आया। खास ये नहीं है, खास ये है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, हमें ये बिंदु दिया गया है, से जाती है और इस कार्तीय रूप के समांतर है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए यहां पर एक रेखा का कार्तीय समीकरण, ये कार्तीय समीकरण दिया गया, जैसा हमें यहां पर दिया गया वैसा ही यहां पर दिया गया है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इन दोनों को साथ लेने का मकसद ये है कि आप इन दोनों में डिफरेंस जान सके। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहां पर कहा गया समांतर, जबकि यहां पर कहा गया सदिश समीकरण। हमें एक बिंदु दे दिया है जिसमें x1 y1 और z1 ये हमें बिंदु है। ठीक है, और ये आपके दिक्कनुपात है, कहा इसी के समांतर, मतलब रेखा ऐसी ही होनी चाहिए, ये इसका मेन मकसद है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं चौथा नंबर, सॉल्व नंबर 4। ठीक है, और ये हमें बिंदु दिया है। बिंदु जो दिया गया है ना, वो हमारे x1 y1 z1 है, तो लिखेंगे बिंदु दिया गया माइनस का 2, 4 कामा माइनस 5 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ठीक है, उसके बाद ये है उसके दिक अनुपात, तो लिखेंगे रेखा के दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं a से, जो कि हमारा कितना है 3 है, और b जो दिया गया है वो 5 है, और c जो दिया गया है वो 6 है। ठीक है, अब कार्तीय रूप में लिखा गया, तो कार्तीय समीकरण कैसा होता है वो लिखिए। देखिए कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b z माइनस z1 अपान c। ठीक है, तो x माइनस x1 ये रहा, जो कि है आपका माइनस का 2,
बटे में ए आपका ये रहा 3, ये ए बी सी यही लिखे जाएंगे, बस ये बिंदु चेंज हो जाएंगे, बस इतना ही केवल होगा। और ये हो जाएगा y माइनस y1 है 4 बटे बी की वैल्यू 5 बराबर z माइनस z1 है -5 और बटे में c यानी कि 6। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा x प्लस 2/3 बराबर y माइनस 4/5 z प्लस 5/6। ये है इस रेखा के समांतर समीकरण। तो ये इस प्रकार से लग गया। अब यहीं पर आप क्या अंतर है क्वेश्चन नंबर 5 में ये देख लीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं 5वां नंबर। अब देखिए ये जो लिखा गया है ना कार्तीय समीकरण, ये कार्तीय समीकरण है। ठीक है, हम चाहे इसको यहाँ पर लिख कर कह सकते हैं कि तुलना करा लीजिए, तो आपके सामने तो आप देख सकते हैं। यदि तुलना आप कराएं तो यहां से x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या निकल रही 5, y1 की वैल्यू हमें क्या निकलेगी, ये माइनस में रहा होगा जिसके प्लस हो गया यानी -4 निकलेगा और z1 की वैल्यू हमें दी गई है 6। ठीक है, और यहां से दिक अनुपात दिए गए हैं, दिक अनुपात ये तुलना कराएं तो a बराबर 3 है, b बराबर 7 है, c बराबर 2 है। ठीक है, तो x1 y1 z1 से हमारा a वेक्टर बनेगा जो कि हो जाएगा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 6k कैप और b वेक्टर हो जाएगा ये 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस का 2k कैप। कहा सदिश समीकरण, तो लिखेंगे सदिश समीकरण। क्या होता है समीकरण सदिश का, ए वेक्टर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, बस वैल्यू रख देना है। तो हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर ये रहा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 6k कैप प्लस लेमडा, इसको भी कोष्टक के अंदर कर देते हैं। ठीक है, प्लस लेमडा बी वेक्टर ये रहा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस का 2k कैप। ये रहा आपका सदिश समीकरण। आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। ये सदिश समीकरण ये भी है, लेकिन कार्तीय रूप में जिस प्रकार से लिखा है उसके समांतर है ये। अब तो इन दोनों में डिफरेंस जान चुके होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की चौथा और पांचवा ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ है, पेपर कोड इसका BA है। ठीक है, इसमें कहा गया कि बिंदुओं, अब यहाँ पर देखिए 2 बिंदु हमें दिए गए हैं, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। इस बिंदु का नाम दे देते हैं A और इस बिंदु का नाम दे देते हैं B। ठीक है, जो कि बिंदु दिए गए हैं -1, 0, 2 और 3, 4, 6। ये 2 बिंदु हैं। हम इस बिंदु से वेक्टर A बना लेंगे, वेक्टर A जो कि हो जाएगा -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप और इस बिंदु से हम B वेक्टर बना लेंगे जो कि हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। अब जब 2 बिंदुओं से कोई भी समीकरण जाता है ना सदिश समीकरण,
तो उसका फार्मूला आप जान लीजिए, लिखेंगे सदिश समीकरण। कब? दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण होता है फार्मूला आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यदि हमें ये बिंदु ना देकर सदिश दिया होता तो फिर यहाँ पर केवल प्लस लेम्डा बी वेक्टर होता, जबकि यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है, इसकी वजह से ये हो जाता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये एक प्रकार सदिश ही बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू देख सकते हैं आप कितना है, ये रहा आई कैप 0 जे कैप प्लस का 2 के कैप प्लस लेम्डा बी वेक्टर ये रहा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस, ये माइनस ए वेक्टर के अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का आई कैप माइनस का 0 जे कैप हो जाएगा और प्लस माइनस का ये भी हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। ठीक है, तो ये आपका फाइनल बनेगा आर वेक्टर बराबर माइनस का आई कैप, 0 कैप को आप हटा सकते हैं, प्लस का 2 के कैप और प्लस लेम्डा आई कैप और ये वाला आई कैप हो जाएगा 4 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 4 के कैप, 6 से 2 घट जाएगा और यही हो जाएगा आपका सदिश समीकरण। ठीक है बच्चों, उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है और हमने दो क्वेश्चन इस मकसद से लिया है जिसमें आप पहले इसे बहुत आसान तरीके से समझे, उसके बाद फिर इसे समझे। ठीक है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए दोनों को हमने साथ में लिया है। पहला क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपका 2019 और 20 दोनों में आया हुआ है, दोनों बेस्ट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, हमें कहा गया कि दिखाइए कि रेखाएं, अभी कार्तीय रूप में दो रेखाएं लिखी गई, कहा परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब होने की हमें कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, पहले लिख देते हैं सॉल्व नंबर 7। तो हम ये करते हैं कि जो समीकरण लिखे गए ना, इन समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है कार्तीय समीकरण का, उसे लिख देते हैं ताकि हम ये दोनों क्वेश्चनों में काम आ जाएगा। ठीक है, कार्तीय समीकरण फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान a1 y माइनस y1 अपान b1 z माइनस z1 अपान c1 और x माइनस x2 अपान a2 y माइनस y2 अपान b2 z माइनस z2 अपान c2। यदि इस प्रकार के दो समीकरण हमें दिए गए हैं और क्वेश्चन कह रहा परस्पर लंब है, लिखेंगे यदि कार्तीय समीकरण परस्पर लंब है तो इसका मतलब ये होगा कि a1 इंटू a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन समीकरण की तुलना इससे करा के हम a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं a1 ये रहा, a1 बराबर कितना हमें दिया गया है 7, b1
बराबर आप देख सकते हैं, हमें ऊपर से मतलब नहीं नीचे से मतलब है, क्योंकि ऊपर जो बने हैं ना वो फिट बिल्कुल इस रूप में बने हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि आप एक्स वाई के साथ में कोई भी गुणांक नहीं है, आराम से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू 3 है। इन वैल्यू को उठाकर इसमें रख दे, यदि 0 आ जाता है तो हाँ परस्पर लंब है। ठीक है, चले तो हम यहां पर वैल्यू रख रहे हैं। a1 की वैल्यू 7 है, a2 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -5 है और b2 की वैल्यू 2 है, प्लस c1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7, 2 पंचे -10, 3 एकन्नम 3, तो 7 3 10 -10 कितना आ गया 0। तो लिखेंगे अतः रेखाएं परस्पर लंब हैं। ठीक है, क्या है परस्पर लंब है। अब आगे ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे कहा गया P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं और ये दो रेखाएं कहा परस्पर लंब है। तो आप देख सकते हैं कि किस रूप में है, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c इस रूप में है। जबकि ये आप देख सकते हैं कि x बाद में है और x1 पहले है, यहाँ पर गुणांक आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इन समीकरणों को इस रूप में ढालना है। पहले समझ में आया कि नहीं? तो पहले हम ढाल लेते हैं, उसके बाद तुलना करा लेंगे और वैल्यू आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हुआ और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम करते हैं रफ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन समीकरणों को इसके जैसा बनाएं। ठीक है, चलें, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां, इसमें यदि माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन करें तो x माइनस x1 अपान 3 बराबर, यहां से 7 कॉमन कर ले तो y माइनस 2/2p बराबर z माइनस 3 अपान 2, ये राइट है। और इसको भी यही कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस का 7 कॉमन करें तो x पहले -1 बाद में आएगा और ये हो जाएगा 3p बराबर y माइनस 5/1, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो z माइनस 6/5 इस प्रकार बनेगा। अब इसको सिंपल हम लोग करते हैं, x माइनस 1, इस माइनस को नीचे लगा सकते हैं बराबर y माइनस 2p/7, ये गुणे से भाग में नीचे आएगा क्योंकि ये इस प्रकार रहा होगा तभी तो ये ऊपर गया होगा। ठीक है, उसके बाद z माइनस 3/2 और इस माइनस को नीचे लाएंगे तो x माइनस 1/3p/-7 बराबर y माइनस 5/1 बराबर z माइनस 6/-5। अब यदि हम तुलना कराएं इन समीकरणों की इससे, तो यहां से हमारा a1 लिख देते हैं तुलना करने पर a1 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि इसकी तुलना हम इससे करा रहे हैं तो a1 की वैल्यू -3, b1 बराबर 2p/7 और c1 बराबर कितना है 2। इसी प्रकार से a2 बराबर -3p/7
और B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर 1 और C2 बराबर -5। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू यहां पर रख देते हैं क्योंकि कहा गया परस्पर लंब है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू रही -3 मल्टीप्लाई और A2 की वैल्यू रही -3p/7 प्लस B1 की वैल्यू 2p/7 मल्टीप्लाई और B2 की वैल्यू 1 प्लस C1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई C2 की वैल्यू -5 बराबर 0। अब ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, 3 त्रिक 9 p/7 प्लस 2p/7 और -10 बराबर 0। ये माइनस से प्लस में जाएगा तो यहां से हमें मात्र मिलेगा 9p/7 प्लस 2p/7 बराबर में 10, क्योंकि माइनस से प्लस में चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह इधर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, जो कि हो जाएगा 9p प्लस 2p बराबर में 10, भाग से गुणे में जाएगा और 9 2 हो जाएगा 11, p बराबर 70। तो p बराबर 70/11, ये हो गया आपका p का मान। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि 1 से 8 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो कि आज के जो क्वेश्चन थे वो एक एक अंक वाले प्रश्न थे। ठीक है, कल की क्लास में बच्चों हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 अंक वाले और 5 अंक वाले सभी क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, वैसे भी हो जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन में, जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, क्योंकि ये आपकी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कल की क्लास हम बहुत ही शानदार और जानदार शुरू करेंगे। तो कल की क्लास का वेट कीजिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।